when India was staggering too. And the most important thing is that we will have to recognize the causes of the decline of the Mughal Empire too. As you all know that all have heard the name of great Mughal emperors. Just can you give the example? Anyone? Hello, I'm asking to you all. I mean, you can write any one name. Yeah, you can say the name of Mughal Empire. Yeah. Hello. Yes, Sid. Yes, ma'am. मुगल एम्पायर का नाम बताइए कोई भी आप लोग. बाबर. ठीक है. हुमायूं, Very good. अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब. Very good. Then this empire was called as a great empire, and you can say that the envy of its contemporaries declined because the most powerful things only leave its place amidst all the chaos and amidst all things that appears in front of the people. Mughal Empire declined and disintegrated, and the period was of 18th century. That was 1700 to 1800. Okay, 1700 से 1800 के बीच को हम लोग बोलते हैं 18th century, क्योंकि वो 100 साल पहले चलता है. जैसे ही 1800 आ गया, मतलब 1801 आएगा तो वो 19th century हो जाएगा. तो 1700 से लेकर 1800 पहले हम जानेंगे. मुगल एम्पायर्स ने ये एक ऐसा पीरियड था जब उन्होंने अपना पावर खो दिया, अपना ग्लोरी खो दिया. और जो एम्पायर जो था वो केवल दिल्ली तक था, दिल्ली के बहुत ही छोटे से स्क्वायर माइल्स में वो था. और जब एंड आती है हमारी 18th सेंचुरी की, दैट वाज 1803. तो दिल्ली जो था वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा पॉइंट था वो भी ब्रिटिश आर्मी ने उससे ऑक्यूपाई कर लिया था. और जो हमारे मुगल एम्पायर्स थे जो बहुत ही प्राउड थे, बहुत ही एकदम नामी, उनका नाम बहुत था, बहुत ज्यादा वो पॉपुलर थे, उनको भी एक ऐसे कंडीशन में लेकर हम लोग उनको भी ऐसे कंडीशन में जाना पड़ा था, कह सकते हैं. दे हैड टू गो टू दैट कंडीशन दैट वाज रिड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ अ जस्ट पेंशनर. एंड दैट वाज रेडिकुलस. दैट वाज द पॉइंट कि वो लोग जो हम लोग इतने बड़े एम्पायर्स की बात करते हैं, इतने बड़े हम लोग बात करते हैं कि इतने बड़े शासक थे, बहुत अच्छा हमारा शासन चल रहा था, वो पेंशनर बन गए. किसके किसके पेंशनर बने होंगे आप लोग बताइए. कोई नहीं. किनके पेंशनर बने होंगे? पावर्ड. ठीक है, उनका वो पेंशनर बन गए. और जो स्टडी हमारी जो हम स्टडी करते हैं जब भी मॉडर्न इंडिया की, हम जब डिक्लाइन की स्टडी करते हैं तो वो हमें बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्टिव, हमें एक इंसाइट देता है कि हमें क्या करना चाहिए. हमें वो एकदम डायरेक्ट निर्देश देता है कि हमें अपनी लाइफ में आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि यही वो पॉइंट होता है जहाँ पे हम वीक पॉइंट्स को पॉइंट आउट कर पाते हैं और फिर आगे देख पाते हैं फ्यूचर में कि हम क्या करेंगे. तो ये केवल डिफेक्ट्स और वीकनेस ही नहीं बता रहा है, ना केवल हम बोलेंगे पॉलिटिकल वे में, बल्कि सोशल वे में भी, इकोनॉमिकल वे में भी, सभी वे में ये हमारा बता रहे हैं कि हम कैसे इवेंचुअल जो हम सब्जुकेशन तक पहुंच गए हैं. पूरा कंट्री को एक सब्जुकेटेड कंडीशन में ले आया है हमारे सभी लोगों ने. यहाँ के शासक भी उतने ही जिम्मेदार है जितने कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसे करके मतलब थोप देते हैं, इम्पोज कर देते हैं उनपे कि आप हो रिस्पॉन्सिबल, बट हमारे शासक भी इसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं. और जो यूनिटी थी, स्टेबिलिटी थी हमारे एम्पायर की, वो बिल्कुल कर जाती है. एक बहुत ही नाम, मतलब एक बोल सकते हो कि औरंगजेब नाम के एक शासक आते हैं, और उनकी जो हार्मफुल पॉलिसीज होती है वो इतनी इतनी हार्मफुल होती है कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन चलता है लेकिन उस समय भी थोड़ा सा इफिशिएंट रहता है. और जैसे ही उनका डेथ होता है 1707 में, तब तब शुरू होती है एक नई कहानी. और वो नई कहानी ये थी कि औरंगजेब के डेथ के बाद ही उनका डेथ हो गया 1707 में, तो उनके 3 बेटे आपस में लड़ने लग जाते हैं. और उसमें से जो एक बहादुर शाह का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिनका एज उस समय ही 65 इयर्स था, वो विक्टोरियस बनकर आगे आते हैं.
तो वो बहुत ही लर्न थे, बहुत ही अच्छे, एक प्रकार से बोल सकते हो कि डिग्निफाइड थे, एबल थे सब कुछ करने का, लेकिन उनका एज बहुत था। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज का और कॉन्सिलिएशन की पॉलिसी को फॉलो किया। ओ सॉरी काजल, आस्था दी आ ओके गई हैं ओके वो। ओके ओके थैंक ओके, नाउ थैंक यू कंटिन्यू। सो मच। Yeah, thank you, Amandeep. Am I audible? यस दी। Okay. Yeah. So, hi everyone. Is anybody gonna share the screen for the presentation for me, or like I can continue like this? प्रेजेंटेशन। Yeah. Anybody is doing that, or I have to do that? And probably the screen won't be much clear. महक, महक, I think she is not there. दी आप कर लो क्योंकि आई थिंक मुझे टाइम लग जाएगा अगर मैं करूँगी तो। Okay. Give me just a second. So, is my screen visible to everyone? यस दीदी। Okay. So, yeah, hi everyone, good afternoon. So, today I'll be teaching the first chapter of Class 7th NCERT that says tracing changes through 1,000 years. So, 1,000 years. Basically, हम लोग इसमें in this chapter, basically जो class 7th की book है, ये जो 1,000 years, that is from 700 to 1750. इस time period में what changes happened, be it terms of cultural, political, social, economic, and different type of as well as religious changes. तो जितने भी changes हुए थे, what happened, dynastic changes जो हुए थे, ये सबको हम लोग को like deal करनी है. So this is what is this book is all about. And as जो book के NCERT का basic pattern होता है कि पहला chapter जो होता है, it gives a brief overview about the entire book जो book teach करेगी. So similarly आज भी हम लोग इस chapter को discuss करेंगे और ये जानेंगे कि आगे जो के जो आगे के चैप्टर्स हैं उनमें हम क्या डिटेल में या डेप्थ में पढ़ने वाले हैं. तो वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट the objective again what we learn in the chapter is clear, objective clear है. Now the last पहला सबसे पहला आता है कि if you look at the book का पहला पेज, it's a map, a very good map जो कि अगर आप बहुत डेप्थ में देखोगे फिर भी it's a very different map compared to the map इंडिया का जो अभी है. So एक अरब cartographer था. Cartographer means the one who makes maps, who designs maps. It was an Arab cartographer named Al-Idrisi. तो इसने ये मैप बनाया था where actually South India की जो जगह है, in South India is placed in place of North India and Sri Lanka जो है वो already South India के top पे. तो बहुत ही अगर देखो तो weird map है, not a map compared to the present map. तो इससे ये पता चलता है कि बहुत changes with the passage of time हर चीज different changes आए, चाहे वो geographical में changes हो, political changes हो, economic changes हो, कैसे भी changes हो. तो बहुत important है हम लोगों के लिए कि हर एक change को analyze करना और समझना. Context, जो context होता है that is very important while studying history. The context as in कि उस समय क्या चल रहा था, what people were thinking, literacy थी कि नहीं थी,
कितना इकोनॉमी की क्या हालत थी, कौन सी डायनेस्टी थी, क्या बिलीफ थे, क्या प्रिंसिपल्स थे, ये सब जान के चीजों को इवेल्युएट करना, एनालाइज करना, दैट्स कॉल्ड seeing things in history with context. So context is a thing that is very much important. And सब लोग ये बात याद रखता कि while we study like especially अभी 7th जो आगे के chapters like very practical happen, तो context is the thing जो कि बहुत important है. So that is very first thing that you all have to keep in mind while studying. Now example sources. First is context, that is important जो हम लोग history पढ़ रहे हैं, and second is sources. जैसे कि I even told in my first lecture, sources are very important because पूरी history कि क्या कब हुआ, nobody was there, किसी ने देखा नहीं कि क्या हुआ. It is sources जिनके basis पे हम like history को reconstruct excuse me हम लोग हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं. So sources are very important and sources as usual are of different types. And literary sources हम लोग मान लें या फिर archaeological sources. तो literary sources में आ जाते हैं chronicles, books and archaeological में excuse me inscriptions, documents, then coins, paintings, ये सब archaeological sources में आ जाते हैं. So sources are important again while studying history. Now, talking about the brief overview. A brief overview already I have given, but maybe I'll just tell the bullet points इस chapter में क्या क्या है. Firstly, अभी तक हम लोग ने कितना पीरियड डिस्कस करा. Now, basically हम लोग जो medieval period जिसे हम लोग term करते हैं हिस्ट्री के जिस सेक्शन को, हम लोग इस बुक में we'll see what happened during the medieval period in the Indian history. How terminologies changed. Terminologies as in कैसे एक ही शब्द के मतलब बदलते जा रहे थे. सेम वर्ड, सेम प्रोनाउंसिएशन, बट उनकी मीनिंग डिफर होती जा रही थी. किसी ने किसी और कॉन्टेक्स्ट में उस वर्ड को यूज करा, बल्कि दूसरे इंसान ने कुछ सेंचुरीज बाद कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज करा. तो वो हम लोग पढ़ेंगे इन सेम मेडिवल पीरियड. देन वी हैव लाइफस्टाइल चेंज हुई, फूड स्टाइल चेंज हुई. देन लिटरेसी की वजह से राइटिंग आई. राइटिंग की वजह से बहुत सारी बुक सोर्सेज रिलीज हुए कंपेयर टू एंशिएंट पीरियड. तो ये भी एक चेंज था. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. नाउ सबसे पहले अबाउट द टर्मिनोलॉजी. तो टर्मिनोलॉजी में talking about terminology, what happened in terminology is as I told कि एक ही नाम के different terms थे. So for example, हिंदुस्तान. तो ये term हिंदुस्तान जो था, that was used. अब अगर presently, like in present, if कोई आपसे कहता है हिंदुस्तान या someone uses the term हिंदुस्तान या if you yourself use the term हिंदुस्तान, उसका क्या मतलब होगा? Basically, अगर आप हिंदुस्तान कह रहे हैं, तो you refer to the Indian country, the land that is bounded and is termed as India, modern state India. But यही same word हिंदुस्तान, when it was used in 13th century में विराज सिराज, उसने ये term यूज किया था एक chronicle में, chronicle version में लिखी हुई थी. And in 13th century, विराज सिराज used this term हिंदुस्तान. बट उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था और उसका मीनिंग क्या था? उसके अकॉर्डिंग हिंदुस्तान वो नहीं था जो हम लोग प्रेजेंटली सोचते हैं. द इंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट, सॉरी इंडियन कंट्री, जहाँ पे नॉर्थ इंडिया पूरा, साउथ इंडिया पूरा, अलोंग विद द आइलैंड्स, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार नहीं. उसके अकॉर्डिंग हिंदुस्तान किसे रेफर कर रहे थे? एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड दैट वाज बाउंड बिटवीन गंगा एंड यमुना रिवर. Area of Punjab, Haryana and the land between Ganga and Yamuna rivers. Basically north west India अभी presently का देखें तो थोड़ा सा north west India और थोड़ा सा north धीरे बात कर लो. आपको दिख रहा है ना मेरी क्लास चल रही रिकॉर्ड हो रही है. यूज किया था मिराज सिराज ने जो refer to हिंदुस्तान, ये मेरी नहीं है जो कि दिल्ली सल्तनत का पार्ट थे. फिर सेम वर्ड 16th century में, early 16th century में बाबर ने यूज करा, पर वो
फिर से कॉन्टेक्स्ट कंप्लीटली डिफरेंट। उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? बाबर जब आया इंडिया, he used the word Hindustan in order to refer to, or rather we can say to describe the geography, flora and fauna, and the culture of the Indian subcontinent. Flora, fauna as in the wildlife, the plant life as well as the animal life, और geography, उन सबको उसके according word हिंदुस्तान जो था, that was depicting this geography and flora fauna of the Indian subcontinent. So this is how, इसके एग्जाम्पल से we can see कि how एक ही वर्ड का different contexts में यूज हो रहा है। And also another example is the word foreigner. हमारे लिए आज के टर्म से foreigner कौन होता है? The one who doesn't belong to the Indian land, जो belong to a different country. But during the medieval period and the early medieval period, foreigner was used for anyone who didn't belong to your village. Village as in अगर एक गांव से एक गांव गांव का व्यक्ति आता है या फिर शहर का विलेज, he will be described या उसे हम लोग फॉरेनर ही कहेंगे, परदेशी से कहते हैं। तो during that time फॉरेनर जो शब्द था वो वैसे यूज होता था। पर आप समझ सकते हो कि अगर कहीं कोई लाइक यूपी का बंदा एमपी में आता है तो उसे उस टाइम पे लाइक मेडिवल टाइम पे फॉरेनर कहते हैं। he will still be called an Indian. सिर्फ जो डिफरेंट कंट्री जाएगा उसे फॉरेनर कहेंगे। तो ऐसे इवेंचुअली विद टाइम टर्मिनोलॉजी की मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट भी चेंज होते गए। दिस इज हाउ वी आर ट्रेसिंग द चेंजेस, धीरे धीरे कैसे क्या क्या चेंजेस हुए। तो ये था टर्मिनोलॉजी का। Now talking about the sources, क्या क्या sources है for this time period? जो ये 1000 years 700 से 1750 जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बुक में, तो what are the sources हमने यूज करे हैं to construct this medieval part of the Indian history? So that is architecture, coins, inscriptions and textual records, बहुत सारे textual। Now compared to ancient period, what we see is that medieval period जो था उसमें we have a bunch of textual evidences, literary evidences बहुत है हमारे पास। And why so? पहली बात तो literacy increased हुई, people there were more people जिनको पढ़ना और लिखना आया compared to ancient period। And secondly, more importantly, paper जो था, paper became cheaper and more widely available। तो इसकी वजह से we see कि manuscripts जो थी, people began writing or rather we can say copying the manuscripts। उन manuscripts को copy करना, then libraries and archives में preserve करना। So it was easy for the historian to reconstruct this medieval period compared to we can say ancient period, क्योंकि पहली बार we're talking about the historical sources, of course architecture हमारे पास था, coins थे जो कि शायद ancient में भी थे हमारे पास, but एक advantage था क्या? Abundance of literary sources in the medieval period helped historians in reconstructing history more easily. So this is about the sources, what we say. Now sources में of course just as I told, the sources में हर source को use करने में कुछ limitation भी होते हैं and कुछ advantage भी होते हैं। The screen blank आ रही है। Yes, this screen show नहीं हो रहा। Just a minute. हाँ अब हो रहा है। Now is it visible? Yeah. Okay. Now it's visible. Okay. So, अब ठीक है? The moment I share the screen in a screen share mode, it's gone. Okay. Yeah, so what I was saying, अब ठीक है ना? Is it okay? Yes. Okay. Now अब हर source का advantage and disadvantage
डिसएडवांटेज दोनों होता है. सो एडवांटेज क्या राइट नाउ हमारे पास सोर्स का है कि अबंडेंस ऑफ लिटरेरी एविडेंसेस है, बट disadvantage is how far these literary evidences, these manuscripts and archives are authentic. कितना कितना like सच लिखा है इसमें और कितना manipulation and interpolations है, we have no idea. पहली बात तो प्रिंटिंग नहीं होती थी those days in medieval period. Of course printing नहीं हुई, printing wasn't invented. So what happened was the scribes थे, they used to copy the manuscripts जो थी वो copy होती थी. So while copying पहली बार to writing, not everybody has a very easy handwriting that we can understand. Secondly, language also differs. Then thirdly, while copying, like normal example, अगर आप copy कर रहे हो किसी का कुछ ऐसे है जो आप copy करने को बोला है of a friend, while copying it's very natural कि हम लोग 2-3 words इधर उधर in the flow अपनी language में कर देंगे, या maybe exactly same नहीं copy करें, थोड़ी बहुत mistakes हो सकती है. So similarly, while copying, scribes used to often like alter. Chances है कि शायद sentences alter हो गए, words alter हो गए, या miss copy हो गया, और correct copy नहीं हुआ. So this is the disadvantage of using these literary evidences as a source for reconstructing. तो ये एक disadvantage है. An example है because also chronicles और ये manuscripts होते थे, ये often change होते रहते थे. Change as in कोई आधा किसी ने लिखा, उसके बाद एक person change, तो कोई दूसरे person ने आके लिखा, या फिर often ये chronicles revise या update भी होते रहते थे. Sort of. For example, Burmese, Ziauddin Burmese during Delhi Sultanate period, इसका उसका खुद का chronicle, his own chronicle, he wrote a chronicle in 14th century. Now, in 14th century, first version था. Then after that, again another version he wrote. That was another version उसी same chronicle का Burmese का came 2 years later. So there is a very much difference between the two chronicles जो same चीज बता रहे हैं. So this is अब कैसे कोई बता सकता है कि what is the right one, what information is right, which one is not right. So authenticity is a very much problem while using these sources. Now talking about, so ये था हमारा sources. Then next we have what were the changes that were happening, political and talking about the social and the political changes. तो बहुत सारे developments हो रहे थे. Like firstly technology. Technology was very much technology developed. During this period, technology reached new heights. For example, there was use of Persian wheel for irrigation, spinning wheel in weaving, then firearms in combat. Apart from this, food variety, food also got updated. Like new food and beverages arrived in the Indian subcontinent. For example, potatoes, chilies, tea and coffee. So initially India में this got developed during the medieval period. So ये था. Along with it, ये कैसे आया? When people moved into new places, when बाहर से लोग आए India, they brought in these new things along with the technological developments. So these are the social changes. Now social changes में first the people जो आ रहे थे they were that were inserting into the Indian subcontinent. So one group of people जो कि बहुत important और we rather say prominent हो गए during this period were Rajputs. Rajputs is a term which is derived from the word we can say Rajputra. Rajputra means the son of a ruler. So basically 8th to 14th century. From 8th to 14th century जो term था Rajput, इसका मतलब या फिर basically we can say this term was applied to whom in order to refer to a group of warriors who claimed to be of Kshatriya caste status. So 18th to 14th century तक if a person is termed as Rajput, it means that he is belonging to a group of warriors from a Kshatriya caste status. Now अब Kshatriya caste status में warrior group में that person could be a ruler also, could be a chieftain also, soldier भी हो सकता है and also commander क्योंकि आर्मी में सर्व कर रहा हो. So this was what the term Rajput included. And qualities क्या थी Rajput की, like what famous was Rajput were कि
extreme valor and a great sense of loyalty. See, they were very brave, and were very much loyal to their masters or to whomsoever they were serving, be it their own like nation state or the monarch that they were serving. So ये Rajput थे during this medieval period, they became very much prominent. So ये one of the most important social change है. Then इसके बाद other social groups भी थे that gained importance during this medieval period, like Marathas, Sikhs, Jats, Ahon, and Kayet. So these some communities along with Rajput during this medieval period, the early medieval period, used the opportunity and became very much politically important social groups. So this was one of social change. I'm talking about the economic change. Yeah, this can also fall under the category of social as well as economic change. That was gradual clearing of forest and the extension of agriculture. तो अब एग्रीकल्चर बिकॉज न्यू फूड क्रॉप्स आ रहे हैं, पोटैटो, चिली और बहुत सारे न्यू फूड इंपोर्ट हो रहे हैं. टेक्नोलॉजी इज आल्सो डेवलपिंग इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. सो एग्रीकल्चर वुड बी एक्सपैंडिंग वेरी लाइक प्रॉपर रीजन है. अब एग्रीकल्चर एक्सपैंड होगा, सबसे पहले एग्रीकल्चर एक्सपैंड करने के लिए क्या चाहिए हमें? लैंड, वेरी बेसिक. अब लैंड ये कहाँ से मिलेगा? फॉरेस्ट क्लियर करके, बिकॉज फॉरेस्ट इज द ओनली थिंग दैट won't damage anybody. ऐसा उन लोगों को लगता था, because forest like you get the wood and clear the forest, land मिल गया. So clearing of forest was the first target, was the first thing that was done during this period in order to extend agriculture. Now clearing of forest हुआ, so उससे क्या effect पड़ा? Like जो settled लोग थे उन्हें कोई effect नहीं पड़ा. But it had various grave consequences for the forest dwellers. Forest dwellers, the hunter-gatherers, the forest dweller communities, the tribal communities, जो रहती थी forest में, they had to change their habitat. Of course, उन्हें forest से निकाल दिया गया. They had to find a new habitat, because of which क्या बहुत लोग like आ गए जहाँ settled communities थी वहाँ पे, because उनके पास option नहीं था. Settled communities में आए तो कुछ न्यू peasant groups, like कुछ ने जो है normal settled life जीने की सोची कि they'll become peasant, they'll till land, they'll like grow crops, pay tax and live a normal life, like a settled normal life. So some became peasants. Now some they were influenced by regional markets. So कुछ chieftains बन गए, कुछ priests बन गए, some became monasteries and some became priests in monasteries and temples. And they have to also start paying taxes, very important. Because जैसे settled communities में आ गए, they were earning some wages, they had to also pay taxes. So because of this, so these were some of the important social and economic changes which actually became important during this period, along with various jatis and subcaste emerging. So इस period में various jatis, sub-jatis, caste, subcaste, these also like became very much prominent. This complex system of jati, caste, this also came to the surface. अब the status of same jati could vary from person to person. This was also a jati, or like we can say jati that were framed, had their own rules and regulations, and they managed the conduct of their members. और ये जाति के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, दिस वर इम्पोज्ड बाय असेंबली ऑफ एल्डर्स. उसे कहते थे जाति पंचायत. जाति पंचायत में जो लोग थे उनके, they were the ones who used to form the rules and regulations of a jati panchayat. And this was how, and they had several chieftains also in this. So this was the social and the economic changes जो कि हो रहे थे. Now talking about the political changes. So political changes may be seen the dynasties. Different dynasties were there that came. Firstly, like Cholas, Tughlaq, and Mughals. These were some of the most prominent ones that encompassed the entire Indian subcontinent during the medieval period. These were the political changes.
About Cholas, you will read in chapter second of this, then about Tughlaq, and then Mughals. Mughals, of course, one of the most important dynasties of the medieval period, are the Tughlaqs. So this was, and we'll see the part, like if we see in the chronological order, or right, like the Cholas were there, followed by Khiljis, Tughlaqs, and the Mughal dynasties. So Delhi Sultanate, basically Delhi Sultanate, and it was followed by the Mughal. So this were the political changes. Now, I'm not going to explain political changes in deep because that's what you are going to read in chapter 2, 3, and 4. So that's why I'll just introduce you about the political changes. Now, talking about the religion, cultural and the religious changes. तो religion में भी like बहुत change आ गया था, religious developments भी होने लगे थे, religious traditions were there. So now in this period important changes हुए, what we call as Hinduism. Like in Hinduism very important upgradations हुए, ये upgradations या changes हुए, जैसे worship of new deities, construction of temples by royalty, importance of Brahmins, growing importance of Brahmins and priests as a very dominant group in the society. So this